Good morning to all of you. Today we'll start our fifth chapter, that is the surface chemistry, and the topic for today is the properties of the colloidal solution. जो colloidal solution उसके आज हम properties करने वाले हैं, उसमें सबसे पहली property है physical property. और आपको पता है physical properties कौन सी होती है, which can be easily measurable, जिनको हम measure कर सकते हैं. सबसे पहली हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज द हेट्रोजीनियस करैक्टर. अगर हम हेट्रोजीनियस करैक्टर की बात करें तो जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, अगर देखें हम उसको, तो जो उसके पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है, तो उसकी वजह से इट लुक्स होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस. दैट मींस इट्स अपीयरेंस इज लुक लाइक होमोजीनियस, बट अगर हम इसको चेक करते हैं एक्चुअली में कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, जिसकी कंपोजिशन क्या होती है, सेम नहीं होती थ्रू आउट. अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो जो कोलाइडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं. और अगर हम फिल्ट्रेबिलिटी की बात करें तो सिंपल, अगर हम नॉर्मल फिल्टर पेपर लेते हैं तो फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, बट वी कैन यूज द अल्ट्रा फिल्टर पेपर. जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होते हैं उसकी हेल्प से हम फिल्ट्रेशन को कर सकते हैं. और चाहे तो हम क्या यूज कर सकते हैं, जो एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल बाय यूजिंग द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और बाय यूजिंग द अल्ट्रा फिल्टर पेपर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. अगर आपको याद हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने सॉल्यूशन चैप्टर में की हैं, जिसमें आपने नोट किया था कि देयर आर द 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. दो उसमें अगर आपके फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सेकंड कौन सी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. थर्ड वन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. एंड लास्ट वन दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. अगर हम यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो हमारे कोलाइडल्स हैं उसमें ये सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को तो शो तो करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो ऑस्मोटिक प्रेशर पे रहने वाला है. क्यों? क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी जो वैल्यू आती है इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से ये शो करता है. लेकिन अगर हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, उनकी जो वैल्यू है उसमें जो चेंज आता है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. दैट मीन्स अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम ही रहता है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है. तो इसीलिए आपको याद होगा वहाँ पर आता था कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या हमारे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो सेम हैपेंस हियर. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन की हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, दैट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन दो स्मॉलर देन द सॉल्यूशन is the only colligative property which has been determined with a reasonable degree of accuracy. जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया है कि इसमें आपका जो ध्यान रखना है, आपको फोकस जिस चीज पे करना है कि बाकी भी इसके अलावा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके अलावा 3 और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या आती है, स्मॉल चेंज होता है. जो कहने का मतलब देयर विल बी नो चेंज, ऑलमोस्ट क्या वैल्यू रहती है, सेम रहती है. इसीलिए हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, जब भी आपको मैक्रोमोलिक्यूल आ जाएगा तो उस केस में आपको किसको यूज करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर. ये क्लास आपकी 12th के अंदर ही सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर इस टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो आपने किया था बहुत अच्छे से. तो वही क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना है. आपने नोट करेंगे सभी. द नेक्स्ट वन इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी. अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें सबसे पहली है ब्राउनियन मूवमेंट. अगर हम मान के चलते हैं कोई कोलाइडल पार्ट सॉल्यूशन लेते हैं और उसको किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो आपको जब भी आप देखेंगे तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जिगजैग, कोई इधर गया फिर इधर गया फिर इधर फिर इधर 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 ऐसे. तो इस मोशन को क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन. तो ये जिगजैग मोशन है, ये ब्राउनियन ने फाइंड आउट की थी, उसी के नाम से इस मोशन को क्या कहा जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट. तो जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कौन सा मूवमेंट दिखाते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, जो जिगजैग मोशन होती है. और इसके पीछे कॉज क्या है कि अगर हम मान के चलते हैं, जो हमारे आपने क्लास 9 में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जो हमारे क्या होते हैं, मैटर और जो उसकी पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें क्या होते थे, पार्टिकल और मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. तो जो पार्टिकल होता है मैटर का वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है. जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं किसी कोलाइडल को जब हम एक लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो लिक्विड के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, और वो पार्टिकल जब किसके कोलाइडल पार्टिकल के साथ हिट करते हैं तो उसको किस में रखते हैं, मोशन में रखते हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है. और यही मेन रीज़न है कि जो हमारे कोलाइड है स्टेबल हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज इतना ज़्यादा लार्ज नहीं है कि जो हमारे क्या हैं डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं जब वो उसके साथ कोलाइड करते हैं तो उसको क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन में रख सकते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे कोलाइड्स हैं वो क्या होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं. लेकिन अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन अनस्टेबल होने का रीज़न क्या है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स का साइज इतना ज़्यादा लार्ज है कि जो डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम मान के चलते हैं तो या जो हम सॉल्वेंट बोल देते हैं सिंपली, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो
उसको कॉन्टिन्यूसली मोशन में नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज द डिफ्यूजन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड जो पॉइंट है दैट इज द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको पता ही है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल बाय इट्स ओन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो हमारा सोल है, सोल का जो पार्टिकल है उसका जो डिफ्यूजन होता है कहां से कहां होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन। लेकिन इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम होता है। उसके पीछे रीजन आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो पार्टिकल का साइज क्या है, लार्ज है, तो उसकी वजह से डिफ्यूजन थोड़ा सा क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन की, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जब भी पार्टिकल्स को हम ओपन में रखते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। दैट मींस पार्टिकल सेटल डाउन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और इसके पीछे मेन क्या रीजन है, ग्रेविटी है। तो दैट मींस ग्रेविटी क्या करती है, जो अलग अलग पार्टिकल्स उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो उसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं, इसलिए दैट इज द हाईली स्टेबल। लेकिन हम अगर बात करते हैं तो क्या बताया था अभी, कोलाइडल्स क्या होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जिसके जो पार्टिकल अगर हम ज्यादा टाइम तक रखते हैं तो ग्रेविटी क्या करेगी, अपना रोल इन्फ्लुएंस करेगी, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होंगे। दैट मींस अगर हम इसकी सेडिमेंटेशन की बात करें तो उसका जो रेट है वो क्या है, वेरी स्लो है एज कंपेयर टू द, अगर हम बात करें तो जो ट्रू सॉल्यूशन है उसका तो बिल्कुल ही कहने का मतलब हाईली स्टेबल है, वो सेटल डाउन नहीं होता है। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो उसका जो रेट है सेटल डाउन का वो बहुत ज़्यादा हाई है। कहने का मतलब ग्रेविटी क्या करती है, पार्टिकल्स को जो जितना ज़्यादा लार्ज होगा उसको सेटल डाउन जल्दी करेगी। लेकिन इसका जो इंटरमीडिएट होता है सॉल्यूशन से क्या होता है, लार्ज, लेकिन सस्पेंशन से स्मॉल। अगर हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ दैट इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज द टिंडल इफेक्ट। अगर हम टिंडल इफेक्ट की बात करें, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि वहां पर क्या होता था कि जैसे मान के चलते हैं हम कोई फॉरेस्ट में जाते हैं या किसी रोशनदान में देखते हैं तो वहां से जो लाइट आती है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। या आपने किसी डार्क रूम में गए आप तो वहाँ पर आपने टॉर्च ऑन की तो आपको वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आएंगे। या जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो प्रोजेक्टर की जो लाइट होती है उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन जो है वो है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, जब हम किसी लाइट को किसी मीडियम से पास कर रहे हैं और उसके जो पार्टिकल का साइज इतना ज़्यादा है कि वो क्या कर देता है, लाइट को स्कैटर कर सकता है, तो उसकी वजह से जो पाथ है लाइट का उस मीडियम के अंदर अगर वो विजिबल हो जाता है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। और कोलाइडल पार्टिकल का साइज इतना ज़्यादा है कि वो इजीली क्या कर सकता है, लाइट को स्कैटर कर सकता है। लेकिन अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें जो पार्टिकल का साइज है इतना ज़्यादा स्मॉल है कि वो क्या करता है, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है, जिससे कि उसका जो पाथ है वो विजिबल नहीं हो पाता है। इसी वजह से अगर हम कोई लेजर लाइट लेते हैं उसको ट्रू सॉल्यूशन से पास करें तो उसका जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसी लेजर लाइट को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करें तो विद इन सॉल्यूशन अगर आप नोट करेंगे उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में उसका जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और इसके पीछे अगर आपका पूछता है व्हाट डू मीन बाय टिंडल इफेक्ट, द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल, सच ए फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं कलर की, तो कलर अगर हम बात करें तो डिफरेंट कोलाइड्स गिव डिफरेंट कलर बिकॉज दीज डिपेंड्स ऑन देयर द पार्टिकल साइज। इस पर बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो क्लास 10th के अंदर एक क्वेश्चन आता था कि व्हाई सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट। जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो जो सन है वो रेडिश नजर आता है आपको, लेकिन जैसे जैसे अगर वो ओरिजिन से ऊपर जाता है तो उसका कलर चेंज होता है। पहले वो किस में आ जाता है, ऑरेंज में, फिर येलो में, तो इस तरीके से उसका कलर चेंज होता है। लेकिन अगर हम बात करें ओरिजिन पर वो रेड क्यों नजर आता है, क्योंकि ओरिजिन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज पार्टिकल होते हैं और वो लार्ज वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। उसका मतलब यहाँ पर आपको मेन जो फोकस करना है वो पार्टिकल साइज के ऊपर। तो इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कोलाइड्स को लेते हैं तो उसमें जो पार्टिकल की रेंज थी वो कितनी थी, अगर आपको याद हो तो जो हमने कोलाइड में बताई थी दैट इज कितनी होती है, मोर देन 1 to 1 से 1 से ज़्यादा। अगर हम बात करें तो अगर सॉल्यूशन में थी क्या थी, लेस देन 1 नैनोमीटर, इसमें क्या थी 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो 1 to 1000 नैनोमीटर में अलग अलग रेंज आएगी। उस रेंज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अलग अलग जो पार्टिकल होंगे वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा कोलाइड है वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर देगा। तो इन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना है। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अगर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है
और कौन सा चार्ज हो सकता है, वेदर इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट मींस कोलाइडल पार्टिकल्स कंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बट डिस्पर्शन मीडियम डू नॉट कंटेन एनी चार्ज। जो मीडियम होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ द चार्ज, कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन पे चार्ज क्यों आता है, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे जो मेन रीजन है, सबसे पहला माना गया कि ड्यू टू द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। जो फ्रिक्शन होता है वो भी चार्ज को क्या करता है, इंट्रोड्यूस कर देता है किसी भी पार्टिकल के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मूव कर रहे हैं तो जो एयर है वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है अगर आप मूव करते हैं। तो इसी पर बेस्ड एक आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जो ट्रक होते हैं जिनमें गैसेस सप्लाई होती है, तो उसमें आपने नोट किया होगा कि जो एक लोहे की चेन होती है उसको वो क्या करते हैं, हैंग करके रखते हैं और सड़क पे वो चलती रहती है उसके साथ टच होके। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि अगर वो नॉर्मली मूव करेगा तो जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं या मेटल्स होती हैं तो उनके सरफेस पर भी चार्ज क्या हो जाता है, कई बार स्टोर हो जाता है। तो वो चार्ज क्या कर सकता है, जिसकी वजह से स्पार्क होकर उसमें आग लग सकती है, इसीलिए वो चार्ज क्या करे, ग्राउंड में चला जाए, इसीलिए वो चेन वगैरह लगाते हैं। तो इस पर बेस्ड आपने एक्टिविटीज भी की हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो क्या कर सकता है, फर्स्ट रीजन कि जैसे आपका डिस्पर्शन मीडियम है और डिस्पर्शन फेस है, उसके जो पार्टिकल जब मूव करते हैं तो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड भी करेंगे, उनमें फ्रिक्शन भी होगा, तो एक दूसरे को रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से चार्ज डेवलप हो सकता है। सेकंड वन इज द ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल। मान के चलते सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान के चलते हैं CH3COONA, लेकिन अगर हम इसको क्या करें, ब्रेक डाउन कर दें तो दिस वन गेट्स द नेगेटिव चार्ज एंड दिस वन गेट्स द पॉजिटिव चार्ज। अगर ये ब्रेक डाउन कर दिया हमने तो यहाँ पर इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो दूसरा रीजन क्या है, ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल। जो सरफेस का मॉलिक्यूल है अगर वो डिसोशिएट होता है तो उसकी वजह से उस पर चार्ज आ सकता है। और जो हमारा मेन रीजन है, ड्यू टू द सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ द आयंस, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन। जो भी आयन उसमें कॉमन होगा, ये वर्ड नोट करना है, ड्यू टू द सिलेक्टिव वर्ड बोला मैंने यहाँ पर, या फिर ड्यू टू द सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ द आयन और प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन। ये मैंने जो वर्ड यूज किया कॉमन आयन, जो भी आपको नेक्स्ट उसमें एक्टिविटी में भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो पॉइंट नोट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन। जो हमारा कॉमन आयन होगा वो क्या करेगा, उसके सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा। अगर वो आयन पॉजिटिव है तो जो हमारा सोल बनेगा वो पॉजिटिव सोल बनेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव सोल बनेगा। तो आगे आपकी कैटेगरीज भी आने वाली है इसमें, दो, पॉजिटिव सोल एंड नेगेटिव सोल। तब तक इसको नोट डाउन करेंगे सभी। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझना आप सभी ने। तो इसमें हमने देखना है कि जो आयन हमारा प्रेफरेंशियल, जो इसमें देखेंगे कि जो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, AgNO3 प्लस KI, AgNO3 प्लस KI। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, कि पहले केस में हमने KI को एक्सेस में लिया है और उसमें AgNO3 को लिमिटेड अमाउंट में लिया है। इसका मतलब ये आपने ज्यादा लिया और ये आपने कम अमाउंट में लिया, दैट मींस KI में आपने AgNO3 को ऐड किया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो AgNO3 एक्सेस में है और KI हमारा लिमिटेड अमाउंट में है। तो इस केस में हमने KI को ऐड किया किसके अंदर, AgNO3 के अंदर। तो दोनों केसेस में जो हमें कोलाइड मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, दैट इज द AgI। तो फर्स्ट केस में भी हमारा कोलाइड कौन सा है, दैट इज AgI, और सेकंड में भी देखें तो कोलाइड कौन सा है हमारा, AgI। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस पे जो चार्ज डेवलप होगा उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे जो रीजन हमने ध्यान से नोट करना है कि जो भी हमारा आयन कॉमन होगा, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये AgI है हमारा, और यहाँ पर जो हमारी चीज क्या होगी, एक्सेस में होगी, उसको आपने नोट डाउन करना है। क्योंकि AgNO3 में अगर हम AgNO3 को ऐड करते हैं तो ये तो हमारा कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, तो इसका मतलब ये तो AgI बनाने में यूज हो गया। अब हमारा एक्सेस कौन सा है, दैट इज KI। तो जो KI और AgI के अंदर आयन कॉमन होगा, कौन सा आयन कॉमन है, अगर हम यहाँ देखें तो AgI में अगर हम देखें तो दैट इज द I नेगेटिव, ये आयन कॉमन है। तो ये AgI के सरफेस पर जो I नेगेटिव है वो क्या होगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर हम AgI और यहाँ पर एक लेयर बना देते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, I नेगेटिव। तो यहाँ पर हम देखें तो दिस वन इज द, कौन सा सोल बन गया, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आयन इसने अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब किया। तो ये क्या दिखा रखा है, ये हमारा क्या था, कोलाइडल पार्टिकल है, इसके सरफेस पर I नेगेटिव क्या हो गया, एड्सॉर्ब, और जो नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप हुआ इसी की वजह से ये कौन सा सोल बन गया, नेगेटिव सोल। कौन सा सोल है, नेगेटिव सोल। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द
प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन। अगर हम यहाँ पर फिर वही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, अब की बार अगर हम देखें तो यहाँ पर AgNO3 एक्सेस में है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये AgI हमारा सोल है। इन दोनों में से कौन सा आयन कॉमन है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो AgI प्लस यहाँ पर क्या होने वाला है Ag पॉजिटिव। तो दोनों में क्या कॉमन है? AgNO3 और AgI में Ag पॉजिटिव जो है यहाँ पर और NO3 नेगेटिव। तो ये हमारा यहाँ पर जो सोल मिलेगा ये क्या होगा? AgI के सरफेस पर जो Ag पॉजिटिव है वो एड्सॉर्ब होगा, या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जो AgI है उसके यहाँ पर एक लेयर है और ये क्या दिखा रखा है हमने, सॉरी Ag पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, Ag पॉजिटिव। तो इससे हमें जो सोल मिलेगा वो कौन सा सोल होगा? दैट इज द पॉजिटिव सोल। तो इसमें आपने जो मेन चीज नोट करनी है कि जो भी हमारा आयन क्या होगा? कॉमन आयन, जो प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन टू दी कॉमन आयन जो डिसाइड करने वाला है कि हमें क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव सोल मिलेगा फिर या फिर नेगेटिव सोल। तो ये हम दोनों में देखते हैं तो आपको जो रिएक्टेंट है वो सेम है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं। पहले केस में हमने AgNO3 को ऐड किया किसके अंदर? Ki के अंदर, और दूसरे केस में हमने Ki को ऐड किया AgNO3 के अंदर। दैट मीन्स ये हमारा क्या है? मीडियम है, और ये क्या है? फेज है। यहाँ पर ये क्या है? फेज है, तो ये क्या है? मीडियम है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों केसेस में हम जो रिएक्टेंट है वो सेम ले रहे हैं लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो डिफरेंट मिल रहा है। फर्स्ट केस में हमें कौन सा मिला? नेगेटिव सोल, और सेकंड केस में क्या मिला? पॉजिटिव सोल। तो इसको नोट डाउन करेंगे सभी। तो नेक्स्ट आप नोट करेंगे, अगर हम फेरिक क्लोराइड को लेते हैं उसमें वाटर के साथ अगर उसका क्या बनाते हैं, हम जो कोलाइडल बनाते हैं, तो उस केस में अगर आपको जो कोलाइडल मिलेगा वो होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगर हम FeOH थ्राइस की बात करें तो इसमें अगर हम चेक करें और इसमें चेक करें तो क्या चीज कॉमन है? अगर हम दोनों में देखें तो यहाँ पर कितना चार्ज है? +3, इस पे कितना चार्ज है? +3। तो इसका मतलब इसके सरफेस पर क्या होगा? Fe3+ एड्सॉर्ब होगा और हमें जो सोल मिलेगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव सोल। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें FeCl3 NaOH के साथ अगर हम डालें तो NaOH में अगर हम यहाँ पर देखें तो NaOH और FeOH थ्राइस के अंदर क्या चीज कॉमन है? दैट इज OH नेगेटिव। तो इसका मतलब OH नेगेटिव इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा और जो सोल मिलेगा वो कौन सा होगा? हमारा नेगेटिव सोल। दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन द एड्सॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन। जो हमारा कॉमन आयन है जो उसके सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा दैट विल डिसाइड व्हाट इज द नेचर ऑफ द कोलाइड, वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको नोट डाउन करेंगे सभी। And the next one is the positive charge soul and negative charge soul। अगर हम पॉजिटिव चार्ज सोल की बात करें तो सबसे पहले हमारे कौन से हैं? हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड्स हैं अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में लेंगे दे विल ऑलवेज फॉर्म ए पॉजिटिव चार्ज सोल। और अगर हम यहाँ मेटल्स की बात करें, अगर सिंपली मेटल पार्टिकल्स ले लेते हैं उनका सोल बनाते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, तो उनके ऊपर जब भी जो चार्ज होगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो सोल कौन सा कहलाएगा? नेगेटिव चार्ज सोल। अगर हम यहाँ पर देखें जो बेसिक डाइज है हमारी लाइक मिथाइलिन ब्लू, पर्सिन ब्लू, तो जो ये डाइज होती हैं ये क्या देती हैं? हमें पॉजिटिव चार्ज सोल देती हैं। लेकिन जो हमारी एसिडिक डाइज है लाइक योजिन, कॉन्गो रेड, ये हमें कौन सा सोल देंगी? ये हमें नेगेटिव सोल देंगी। अगर हम बात करें मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था फेरिक हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इट विल फॉर्म ए पॉजिटिव चार्ज सोल। लेकिन अगर हम मेटल सल्फाइड की बात करें तो इट विल फॉर्म ए नेगेटिव चार्ज सोल। मेटल सल्फाइड जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, तो ये जितने भी हमारे सल्फाइड के होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज सोल बनेंगे। ऐसे अगर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं जो ब्लड के अंदर होता है, या फिर जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक। जहां पर भी बी वर्ड आएगा तो जो बी वाले वो होंगे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जैसे ब्लड हो गया, ठीक है, और बेसिक हो गया, तो ये हमारे क्या है? जो यहाँ पर देखेंगे तो जैसे आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, तो इनका नेचर भी क्या है? बेसिक। तो जो बेसिक वाले हैं वो ज्यादातर क्या होंगे? पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पर देखें जो नेगेटिव वाले हैं N4 नेचुरल, N4 नेगेटिव, जैसे सोल ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सब हमारे कैसे हैं? नेचुरल सब्सटेंसेस हैं। जो भी नेचुरल होंगे उनका क्या लेना आपने? नेगेटिव। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कोलाइड्स। तो इनको नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे, कई बार पूछ लेते हैं विच टाइप ऑफ कोलाइड इट विल फॉर्म, नोट करेंगे।